नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी का नाम है होली का उपहार। तो आइए सुनते हैं कहानी होली का उपहार। मैकूलाल अमरकांत के घर शतरंज खेलने आए तो देखा वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा, कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? भाई फुर्सत हो तो आ जाओ, आज दो चार बाजियां हो जाएं। उमरकांत ने संदूक से आईना कंघी रखते हुए कहा, नहीं भाई, आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कल जरा ससुराल जा रहा हूँ, सामान सामान ठीक कर रहा हूँ मैं को। तो आज से ही क्या तैयारी करने लगे? 4 कदम तो है, शायद पहली बार जा रहे हो। अमर, हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं आया। मेरी इच्छा तो अभी भी जाने की नहीं थी, पर ससुर जी आग्रह कर रहे हैं मैं को। तो कल शाम को उठना और चले जाना, आधे घंटे में तो पहुंच जाओगे। अमर, मेरे हृदय में तो अभी से जाने कैसे धड़कनें हो रही हैं। अभी तक तो कल्पना में पत्नी मिलन का आनंद लेता था, अब वह कल्पना प्रत्यक्ष हो जाती है। कल्पना सुंदर होती है, प्रत्यक्ष का क्या होगा कौन जाने। मैं को, तो कोई सौगात ले ली क्या? खाली हाथ ना जाना, नहीं मुंह सीधा ना रहेगा। अमरकांत ने कोई सौगात ना ली थी। इस कला में अभी वह अभ्यस्त ना हुए थे। मैं को बोला, तो अब ले लो, भले आदमी पहली बार जा रहे हो, भला बात दिल से क्या कहेगी। अमर, तो क्या चीज़ ले लूँ? मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कम खर्च और बालानशीन हो, क्योंकि घर भी रुपए भेजने हैं, दादा ने रुपए मंगवाए हैं। मैं को माँ बाप से अलग रह रहा था, व्यंग करके बोला, जब दादा ने रुपए मांगे हैं तो भला कैसे टाल सकते हो? दादा का रुपया मांगना कोई मामूली बात है नहीं। अमरकांत ने व्यंग न समझ कर कहा, हाँ, इसी वजह से तो मैंने होली के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए। मगर जब कोई सौगात ले जानी भी जरूरी है तो कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हल्के दामों में कोई अच्छी चीज़ बतलाओ। दोनों मित्र विचार विनिमय करने लगे। विषय बड़े ही महत्व का था। इसी आधार पर भावी दाम्पत्य जीवन सुखमय या प्रतिकूल हो सकता था। पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन का स्थायी प्रभाव डाल सकता है तो पहला उपहार क्या कम महत्व का विषय है। देर तक बहस होती रही पर कोई निश्चय ना हो सका। उसी वक्त एक पारसी महिला एक नए फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई। मैकूल लाल ने कहा, अगर ऐसी ही साड़ी ले लो तो वह जरूर खुश हो जाएगी। कितना सूफियाना रंग है और वजह कितनी निराली है। मेरी आंखें से तो जैसे बस सी गई हैं। हाशिम की दुकान से ले लो, 25 रुपये में आ जाएगी। अमरकांत भी उस साड़ी पर मुग्ध हो गया। वधू यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी, उसके गोरे रंग पर यह कितनी खिलेगी, वह इस कल्पना में मग्न था। बोला, हाँ यार, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन हाशिम की दुकान पर तो पैकेटिंग हो रही है, तो होने दो, खरीदने वाले खरीदते ही हैं। अपनी इच्छा है, जो चीज़ चाहते हो खरीदते हैं। किसी के बाबा का साझा। अमरकांत ने क्षमा याचना के भाव से कहा, यह तो सत्य है, लेकिन मेरे लिए स्वयं सेवकों के बीच से दुकान पर जाना संभव नहीं है। फिर तमाशाइयों की हरदम भीड़ ही भी तो लगी रहती है। मैकू ने मानो अपनी कायरता पर दया करके कहा, तो पीछे के द्वार से चले जाना, वहाँ पैकेटिंग नहीं होती है। किसी देसी दुकान पर ना मिल जाएगी, हाशिम की दुकान के सिवा और कहीं ना मिलेगी। संध्या हो गई थी। अमीनाबाद के में आकर्षण का उदय हो गया था। सूर्य की प्रतिभा विद्युत प्रकाश के बुलबुलों में अपनी स्तुति छोड़ गई थी। अमरकांत दबे पांव हाशिम की दुकान के सामने पहुंचे। स्वयंसेवकों का धरना भी था, तमाशाइयों की भीड़ भी। उसने 2-3 बार अंदर जाने के लिए कलेजा मजबूत किया, पर फुटपाथ तक जाते जाते हिम्मत से जवाब दे जाती थी। मगर साड़ी लेना भी जरूरी था। वह उसकी आंखों में खो सी गई थी। वह उसके लिए पागल हो रहा था। आखिर उसने पिछवाड़े के द्वार से जाने का निश्चय किया। जाकर देखा, अभी तक वहाँ कोई वॉलेंटियर न था। जल्दी से एक सपाटे में भीतर चला गया और 20-25 मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आया। पर इतनी ही देर में परिस्थिति बदल चुकी थी। 3 स्वयंसेवक आ पहुँचे। अमरकांत 1 मिनट तक द्वार पर दुविधा से खड़ा रहा, फिर तीर की तरह निकल भागा और अंधाधुंध भागता चला गया। दुर्भाग्य की बात, एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अमरकांत उससे टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी गालियां देने। आंखों में चर्बी छा गई है क्या? देख कर नहीं चलते, यह जवानी ढह जाएगी एक दिन। अमरकांत के पाँव के आगे जा
आगे ना जा सके बुढ़िया को उठाया और उसके क्षमा मांगने लगे कि तीनों स्वयंसेवकों ने पीछे आकर उन्हें घेर लिया। एक स्वयंसेवक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा, विलायती कपड़ा ले जाने का हुक्म नहीं है, बुलायत हैं तो सुनते भी नहीं हो। दूसरा बोला, आप तो ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागा। तीसरा, हजारन मनई पकड़ पकड़ के जेल में भरा जात है। देश में आग लगी है और इनका मन विलायती माल से नहीं भरा। अमरकांत ने पैकेट के दोनों हाथ से मजबूती से पकड़कर कहा, तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं? पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए कहा, जाएं कैसन दई, विलायती कपड़ा लेके तुम यहाँ से कबो नहीं जा सकत हो। अमरकांत ने पैकेट को एक झटके में छुड़ाकर कहा, तुम मुझे हरगिज नहीं रोक सकते। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया मगर दो स्वयंसेवक तुरंत उनके सामने लेट गए। अब बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे वह जबरदस्ती गले पड़ गई थी। 1 मिनट में 20 आदमी जमा हो गए। चारों तरफ से उन पर टिप्पणियां होने लगी। कोई जेंटलमैन मालूम होते हैं, यह लोग अपने को शिक्षित कहते हैं। छी, इस दुकान पर से तो रोज़ 10-50 आदमी गिरफ्तार होते हैं, पर उनको इसकी क्या परवाह। कपड़ा छीन लो, कह दो जाकर पुलिस में रपट करें। बेचारे बेड़ियां सी पहने खड़े थे, कैसे गला छूटे इसका कोई उपाय न सूझता था। मैं कुलाल पर क्रोध आ रहा था कि उसी ने यह रोग उसके सिर मढ़ा था। उन्हें तो किसी सौगात की फिक्र न थी। आए वहाँ से कोई सौगात ले लो। कुछ देर तक लोग टिप्पणियां करते रहे, फिर झपट शुरू हुई। किसी ने सिर पर टोपी उड़ा दी, उसके तरफ लपके तो एक ने साड़ी के पैकेट हाथ से छीन लिया, फिर वह हाथों हाथ गायब हो गई। अमरकांत ने बिगड़ कर कहा, मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर जाओ, हम सभी को फांसी चढ़वा दो। सहसा एक युवती खद्दर की साड़ी पहने एक थैला लिए हुए निकली। वहाँ यह हुड़दंग देखकर बोले, क्या मामला है, तुम लोग क्यों इस भले आदमी को दिख कर रहे हो? अमरकांत की जान में जान आई, उसके पास जाकर फरियाद करने लगा, ए लोग मेरे कपड़े छीन कर भाग रहे हैं, उन्हें गायब कर दिया है। मैं इसे डाका कहता हूँ या चोरी है। मैं इसे ना तो सत्याग्रह कहता हूँ और ना ही देश प्रेम। युवती ने दिलासा दिलाया, घबराइए नहीं, आपके कपड़े मिल जाएंगे। नहीं होंगे तो इन्हीं लोगों के पास कैसे कपड़े थे? एक स्वयंसेवक बोला, बहन जी, इन्होंने हाशिम की दुकान से कपड़े लिए हैं। युवती, किसी की दुकान से लिए हों, तुम्हें उनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं। आप उनके कपड़े वापस ला दो उनके पास। एक क्षण में अमरकांत की साड़ी जैसे हाथों हाथ गई थी वैसे हाथों हाथ ही वापस आ गई। जरा देर में भीड़ गायब हो गई, स्वयंसेवक भी चले गए। अमरकांत ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा, आप इस समय न आती तो इन लोगों ने धोती को तो गायब ही कर दी थी, शायद मेरी खबर भी लेते। युवती सरल भत्सना के भाव से कहा, जन संपत्ति का लिहाज सभी को करना पड़ता है, मगर आपने इस दुकान से कपड़े लिए ही क्यों? जब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी आप ना माने। जो लोग समझकर भी नहीं समझते उन्हें कोई कैसे समझा सकता? अमरकांत इस समय लज्जित हो गए। अपने मित्रों में बैठकर वे भी स्वेच्छा से के राह को अलापा करते थे, वह भूल गए थे। बोलो, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, यह एक महिला की फरमाइश थी, इसलिए मजबूर था। उस महिला को आपने समझाया नहीं? आप समझाती तो शायद समझ जाती, मेरे समझाने से ना समझी। कभी अवसर मिला तो जरूर समझाने की चेष्टा करूंगी। पुरुषों की नकेल महिलाओं के हाथ में है। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? शहादतगंज। शुभ नाम? अमरकांत। युवती ने तुरंत जरा सा घूंघट खींच लिया और सिर झुकाकर संकोच स्नेह से सनेश्वर में बोली, आपकी पत्नी तो आपके घर में है नहीं, आपने फरमाइश कैसे की? उसने फरमाइश कैसे की? अमरकांत ने चकित होकर पूछा, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? घसियारी मंडी। आपका नाम सुखदा देवी तो नहीं हो सकता है? इस नाम की कई स्त्रियां हैं। आपके पिता का नाम ज्वाला दत्त जी। उस समय के भी कई आदमी हो सकते हैं। अमरकांत ने जेब से दिया सलाई निकाली और वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया। सुखदा ने कहा,
आप कल आएंगे? अमरकांत ने अवरुद्ध कंठ से कहा। नहीं सुखदा, जब तक इसका प्रायश्चित न कर लूँ ना आऊँगा। सुखदा कुछ और कहने जा रही थी कि अमरकांत तेज कदमों से बढ़ा और दूसरी तरफ चले गए। आज होली है, मगर आज़ादी के मतवालों के लिए ना होली ना बसंत। हाशिम की दुकान पर आज भी पैकेटिंग हो रही है और तमाशाई आज भी जमा है। आज से स्वयं सेवक ने अमरकांत भी खड़े पैकेटिंग कर रहे हैं। उनकी देह पर खद्दर का कुर्ता और खद्दर की धोती, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हैं। एक स्वयं सेवक ने कहा, पानीदारों को तो ये बातें लगती हैं, कल तुम क्या थे आज क्या हो? सुखदा देवी ना आती तो बड़ी मुश्किल होती। अमर ने कहा, मैं इसके लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नहीं मैं आज यहाँ ना होता। आज तुम्हें ना आना चाहिए, सुखदा बहन तो कहती थी, मैं आज उन्हें ना जाने दूंगी। कल के अपमान के बाद अब मैं उन्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। जब वह रमणी होकर इतना करती तो हम भी हर तरह कष्ट उठाने के लिए बने हैं, खासकर जब बाल बच्चा का भार सिर पर ना हो। उसी वक्त पुलिस की लारी आई और एक सब इंस्पेक्टर उतरा। स्वयं सेवकों के पास आकर बोला, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करने आया हूँ। वंदे मातरम की धुनी हुई। तमाशाइयों ने कुछ हलचल हुई। लोग दो कदम और आगे बढ़े और स्वयं सेवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए लारी में जा बैठे। अमरकांत सबसे आगे था। लारी चलना ही चाहती थी कि सुखदा किसी तरफ से दौड़ती हुई वहां आई और उसके हाथ में एक पुष्प माला थी। लारी के द्वार खुले हुए थे। उसने ऊपर चढ़कर वह अमरकांत के गले में डाल दी। आंखों में स्नेह और गर्व की दो दो बूंदें टपक पड़ी। यही हाल थी, यही होली थी, यही होली का आनंद मिलन था। उस वक्त सुखदा दुकान पर खड़ी होकर बोली, विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है। आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी और हमारे द्वारा सुनाई हुई कहानी होली का उपहार कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।